हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है फ्रिंज। कहानी के शुरुआत में हमें एक रेतीला तूफान दिखाया जाता है और उसी तूफान के बीच हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है फ्रिंज, जो कि एक यूवी सूट पहना हुआ होता है। दरअसल ये पृथ्वी अब इंसानों के रहने के लायक नहीं है, क्योंकि एक सोलर फ्लेयर ने पृथ्वी का ओजोन लेयर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, जिससे पृथ्वी में गर्मी और यूवी रेस निरंतर बढ़ने लगे और इसी की वजह से पृथ्वी का जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगा। वहीं फ्रिंज अपने हाथ में लगे गैजेट को देखता है तो उसे पता चलता है उस जगह का रेडिएशन बहुत ज्यादा है और फिर फ्रिंज उस जगह से निकलकर सामने के एक शॉप में जाता है अपने लिए कुछ जरूरत के सामान ढूंढने। और यहाँ फ्रिंज के साथ उसका एक छोटा रोवर भी होता है और वहाँ फ्रिंज को अपने डॉग के लिए डॉग फूड मिल जाता है और फिर फ्रिंज उस डॉग फूड को ले लेता है। उसके बाद वो बाहर आकर उस जगह को मार्क कर देता है और फिर फ्रिंज उस जगह से निकल जाता है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। फ्रिंज जैसे तैसे खुद को और उस रोवर को बचाकर एक सेफ जगह पर चला जाता है, जो कि एक फैक्ट्री होता है और फ्रिंज भी अभी इसी जगह पर रहता है। उसके बाद फ्रिंज उस रोवर को साफ करता है और खुद एक बात लेता है और उसके बाद वो अपने डॉग गुडियर से मिलने के लिए जाता है और फिर वो अपने डॉग गुडियर को खाना बना कर देता है। उसके बाद फ्रिंज वहाँ से लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से कुछ किताबों को निकालता है और वो उन किताबों को एक रोबोट के जरिए स्कैन करवाता है और इन्हीं किताबों में एक किताब होता है कैसे एक डॉग को केयर किया जाए। दरअसल फ्रिंज अपने लिए एक रोबोट बना रहा है और ये सारा डेटा उसी रोबोट के लिए है ताकि वो रोबोट फ्रिंज के डॉग गुडियर का ख्याल रख सके। दरअसल इस तबाही के पहले फ्रिंज एक रोबोटिक्स इंजीनियर था और इस भयंकर रेडिएशन के वजह से फ्रिंज को एक जानलेवा बीमारी हो गया है और उसे भी नहीं पता वो कब तक जिंदा रहेगा। इसीलिए वो इस रोबोट को बना रहा है ताकि वो रोबोट गुडियर का ख्याल रख सके। और यहाँ हम देखते हैं फ्रिंज का तबीयत धीरे धीरे और ज्यादा खराब होने लगता है और तभी फ्रिंज जल्दी से उस रोबोट के ऊपर काम शुरू कर देता है। वो उस रोबोट के अंदर बहुत सारा डेटा को ट्रांसफर करता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर करने के वक्त सिस्टम में कुछ एरर आ जाता है और कुछ देर बाद ही वो एरर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। उसके बाद डेटा ट्रांसफर फिर से शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्रिंज उस रोबोट के अंदर स्पीच सॉफ्टवेयर डालता है और फिर वो उस रोबोट के साथ कन्वर्सेशन करता है, जहाँ फ्रिंज उस रोबोट से पूछता है तुम्हारे रूल्स क्या क्या हैं। तभी वो रोबोट बताता है मैं कभी इंसानों को हानि नहीं पहुंचा सकता, मैं हमेशा उनकी मदद करूंगा और जब फ्रिंज नहीं होगा तब मैं उसके डॉग गुडियर का ख्याल रखूंगा। उसके बाद फ्रिंज यहाँ फाइनल अपलोडिंग शुरू करता है, लेकिन यहाँ आधे में ही वहाँ पावर कट हो जाता है। उसके बाद फ्रिंज पावर फेलियर को ठीक करने के लिए एक विंडमिल पे जाता है और वो वहाँ उस प्रॉब्लम को ठीक कर लेता है। तभी वो ऊपर से देखता है बहुत दूर से एक रेतीला तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद फ्रिंज जल्दी नीचे आ जाता है और फिर वो उस रोबोट से कहता है मैं तुमको यहाँ के लोकल वेदर फोरकास्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे तरफ एक तूफान बढ़ रहा है। तुम मुझे बताओ वो कब तक यहाँ पहुँच जाएगा और वो तूफान यहाँ कितने दिनों तक रहेगा। तभी वो रोबोट कहता है वो तूफान इस जगह पर लगभग 24 घंटे में ही पहुँच जाएगा और वो तूफान इस जगह पर 40 दिनों तक रहेगा। तभी फ्रिंज कहता है हम यहाँ नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है। उसके बाद फ्रिंज उस रोबोट को असेंबल करना शुरू कर देता है और डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ा देता है। तभी वो रोबोट कहता है अगर इस तरह से हमने किया तो हम लगभग 72% ही डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। तभी फ्रिंज कहता है हमारे पास और वक्त नहीं है और फिर वो उस रोबोट को मैनुअली ट्रेनिंग देता है। उसके बाद फ्रिंज उस रोबोट को चलना और दौड़ना सिखाता है और समय के कमी होने के कारण फ्रिंज गुडियर इनका रोवर डुई और नया रोबोट वहाँ से निकल जाता है। और आगे रास्ते में हम देखते हैं ये नया रोबोट जो कि बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, उसे चीजों को सीखने में बहुत ज्यादा जल्दी होता है। वो फ्रिंज से कहता है क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तभी फ्रिंज कहता है नहीं, तुमने अभी चलना सीखा है, तुम अभी ड्राइव नहीं कर पाओगे। और फिर ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और हम यहाँ देखते हैं फ्रिंज का जो कैरावैन है वो यूवी रे प्रोटेक्टेड है। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह आता है जहाँ फ्रिंज कहता है जब मैं छोटा था तब मैं इस जगह पर आया करता था, क्योंकि पहले ये जगह बहुत सुंदर हुआ करता था पर अब ये जगह पूरे रेगिस्तान में बदल चुका है। उसके बाद वो रोबोट फ्रिंज से उसके पोस्टकार्ड के बारे में पूछता है कि आखिर ये क्या है। तभी फ्रिंज कहता है ये पोस्टकार्ड्स हैं और लोग आपस में इन्हें बात करने के लिए भेजा करते थे। और फिर वो रोबोट फ्रिंज से पूछता है तो आखिर तुम्हें ये सभी पोस्टकार्ड किसने भेजे हैं। तभी फ्रिंज कहता है ये पोस्टकार्ड मेरे अंकल ने मुझे भेजे हैं। उसके बाद ये लोग एक सिटी में पहुंचते हैं और फिर फ्रिंज और वो रोबोट एक थिएटर में जाता है खाना ढूंढने के लिए। उसके बाद फ्रिंज उस रोबोट से उस थिएटर के गेट को खोलने के लिए कहता है और वो रोबोट बड़े आसानी से उस थिएटर के गेट
गेट को खोल देता है। उसके बाद ये लोग अंदर चले आते हैं खाना ढूंढने के लिए, जहाँ फ्रिंच को कुछ पॉपकॉर्न के पैकेट्स मिलता है। फ्रिंच उन पैकेट्स को उस थिएटर के बाहर लेकर आता है और एक लोहे के ढक्कन पर उन पॉपकॉर्न को रख देता है। तभी वो पॉपकॉर्न पॉपिंग होने लगते हैं और हम यहाँ देख सकते हैं बाहर के गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। और इस चीज को देखकर वो रोबोट भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी ये लोग देखते हैं वो तूफान इन्हीं के तरफ बढ़ रहा होता है। उसके बाद फ्रिंच वहाँ से निकल जाता है और फिर फ्रिंच अपने गैजेट को देखता है तो फ्रिंच को पता चल जाता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। उसके बाद फ्रिंच अपने कैरावैन को वहीं रोक देता है और अपने कैरावैन को केबल से बांधना शुरू करता है और इस चीज में वो रोबोट भी फ्रिंच का मदद करता है। उसके बाद ये लोग उस कैरावैन के अंदर चला जाता है और तूफान के गुजरने का इंतजार करता है और ये तूफान इनके कैरावैन से बहुत जोर से टकराता है, जिससे इनका कैरावैन तूफान में हिलने लगता है। लेकिन केबल में बंधे होने के कारण इनके कैरावैन को कुछ भी नहीं होता है। और जब बाद में ये तूफान गुजर जाता है तब फ्रिंच बाहर आकर देखता है कि उसने जितने भी केबल लगाए थे वो सभी केबल टूट गए थे, लेकिन जो केबल उस रोबोट ने लगाया था वही केबल उन लोगों को बचा के रखा था। और इस चीज से फ्रिंच यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो देखता है कि उसके कैरावैन का एक टायर फट चुका है। और इस बात से फ्रिंच को फिर से बुरा लगता है क्योंकि उसने टायर बदलने के लिए जैक को लाना ही भूल गया था। और तभी वो रोबोट फ्रिंच से कहता है जैक का जरूरत नहीं है और फिर वो रोबोट उस कैरावैन को अपने हाथ से ही उठा लेता है और फिर वो रोबोट कहता है ये रहा जैक और फिर फ्रिंच उस टायर को बदल लेता है। उसके बाद फ्रिंच उस रोबोट का नाम जैक रख देता है, लेकिन वो नाम उस रोबोट को पसंद नहीं आता है और बहुत सोचने के बाद वो रोबोट खुद का नाम जेफ रखता है और इस नाम से फ्रिंच भी उसका स्वागत करता है। और फिर दूसरे दिन सुबह ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाता है और उस कैरावैन को चलाने के दौरान फ्रिंच का हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। फिर वो उस कैरावैन को एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर रोक देता है और फिर वो उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं फ्रिंच बहुत जोर जोर से खांसने लगता है और वहीं दूसरी तरफ गुडियर बाहर जोर जोर से बार्किंग करने लगता है। और फिर फ्रिंच बाहर जाता है तो वो देखता है जेफ गुडियर को उस कैरावैन से खींचकर बाहर निकालने का कोशिश करता है और फिर फ्रिंच जेफ के पास जाता है और उसे ऐसे करने से मना करता है और फिर वो गुडियर को साथ में लेकर उस कैफे के अंदर आ जाता है। और फिर बाहर उस कैरावैन पे अकेला होने के कारण जेफ को उस कैरावैन को चलाने का इच्छा होता है और फिर वो उस कैरावैन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर वो आगे जाकर एक दूसरे गाड़ी से उस कैरावैन को टक्कर मार देता है। ये देखकर फ्रिंच फिर से बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार फ्रिंच उस जगह से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आगे धूप है। तभी वो जेफ से कहता है तुम मेरा यूवी सूट लेकर आओ क्योंकि मैं धूप पर नहीं जा सकता। और यहाँ जेफ को फ्रिंच की बात समझ नहीं आता है और फिर जेफ उस कैरावैन को बैक गियर पे लगाकर फ्रिंच के बिल्कुल पास लेकर आता है, लेकिन इस बार भी वो उस कैरावैन को टक्कर मार देता है। और इस बार फ्रिंच जेफ को समझाने के लिए कि क्यों ये धूप फ्रिंच और गुडियर के लिए खतरनाक है और फिर फ्रिंच अपने हाथ को धूप में ले जाकर जेफ को दिखाता है जिसमें फ्रिंच का हाथ जल जाता है। फिर फ्रिंच जेफ से कहता है तुम्हारा काम है गुडियर का ख्याल रखना और तुम वही करोगे क्योंकि मैं ज्यादा दिन के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ फ्रिंच देखता है जेफ बहुत ज्यादा दुखी है, वो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ होता है। तभी फ्रिंच जेफ को उस कैरावैन को चलाने के लिए कहता है और फिर जेफ उस कैरावैन को चलाना शुरू करता है और फिर जेफ बहुत जल्द ही उस कैरावैन को चलाना सीख लेता है। और फिर रात को ये लोग एक जगह पर रुकते हैं जहाँ जेफ फ्रिंच से पूछता है अगर दिन में सफर करना इतना खतरनाक है तो हम रात को सफर क्यों नहीं करते। तभी फ्रिंच कहता है क्योंकि हमें दूसरे लोगों से खतरा है और वो लोग हमारे ऊपर हमला करके हमारा सामान छीन सकते हैं, इसीलिए हम रात को सफर नहीं करते। और दूसरे दिन सुबह जेफ बाहर बैठा हुआ होता है, तभी उसे फ्रिंच के खांसने की आवाज आता है और फिर वो गाड़ी के अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि फ्रिंच को बहुत ज्यादा बुखार है। और फिर जेफ फ्रिंच के सर पर एक गीला कपड़ा रख देता है और यहाँ जेफ समझ जाता है कि अगर वो जल्द से किसी हॉस्पिटल पर नहीं गया तो वो फ्रिंच को नहीं बचा पाएगा क्योंकि फ्रिंच को मेडिसिन देना ही होगा। और फिर जेफ उस कैरावैन को लेकर शहर की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ एक हॉस्पिटल के पास जाकर रुकता है और फिर जेफ डुई को अपने साथ लेकर उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और वहाँ दवाइयाँ ढूंढने लगता है। वहीं डुई एक ट्रैप में फंसकर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। दूसरी तरफ जब फ्रिंच को होश आता है तब वो खिड़की के बाहर देखता है वो लोग शहर के अंदर एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है और फिर फ्रिंच समझ जाता है कि वो लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं, इसीलिए वो अपना यूवी सूट पहनकर गुडियर को गाड़ी पे ही रुकने के लिए कहता है और खुद वो उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है जहाँ वो जाकर देखता है कि डुई पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और फिर वो जेफ को ढूंढने लगता है और जेफ के मिलने से जेफ को बहुत ज्यादा डांटता है। फ्रिंच जेफ से कहता है तुम्हारे वजह से डुई उस ट्रैप में फंसकर मर गया है। उसके बाद ये लोग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर फ्रिंच उस कैरावैन को चलाना लगता है और तभी वहाँ एक दूसरी कार का लाइट जलता है और यहाँ फ्रिंच समझ जाता है यहाँ और भी कोई है। और कुछ दूर जाने के बाद फ्रिंच जेफ को ड्राइविंग करने के लिए कहता है और खुद एक बंदूक लेकर साइड के सीट में बैठ जाता है। और
जैसे ही शाम होता है तभी फ्रिंच देखता है कि वो कार इन लोगों का पीछा कर रहा है। उसके बाद फ्रिंच जेब को गाड़ी की तेजी बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन वो कार इन लोगों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। और तभी फ्रिंच को पास में ही एक अंडरपास दिखता है। फ्रिंच उस कैरावैन को अंडरपास की तरफ मोड़ देता है। जेब फ्रिंच को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फ्रिंच जेब की बात नहीं सुनता। फ्रिंच उस कैरावैन को उस अंडरपास के अंदर लेकर चला जाता है, जिससे वहाँ वो कैरावैन फंस जाता है, क्योंकि उस कैरावैन की हाइट उस अंडरपास से ज्यादा थी और उस कैरावैन के ऊपर लगे सोलर पैनल्स पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और यहाँ फ्रिंच को अपने गलती का एहसास हो जाता है। तभी फ्रिंच देखता है वो कार इनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और फिर जेब अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस कैरावैन को वहाँ से निकालने के लिए। और कुछ देर में ही वो कैरावैन उस अंडरपास के एकदम अंदर चला जाता है। और जब वो कार उस जगह पर आता है तब वो कार इन लोगों को नहीं देख पाता है और फिर वो कार वहाँ से आगे चला जाता है। और तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाता है। तभी फ्रिंच कैरावैन के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे जेफ भी आता है। और फिर जेफ फ्रिंच से एक सवाल पूछता है कि क्या हम गोल्डन गेट बीच पहुँच पाएंगे? मुझे लगता है कि हम पहुँच जाएंगे और मुझे तुम पर यकीन है। तभी फ्रिंच जेफ को एक कहानी सुनाता है। खाने के तलाश पर एक जगह पर गया था जहाँ एक छोटी बच्ची और उसकी मॉम आई और इन लोगों के पास बहुत सारा खाना था, मगर उस छोटी बच्ची के हाथ पर एक गन था। अगर मैं उस छोटी बच्ची के पास जाता तो शायद वो मुझे उस दिन मार देता। लेकिन तभी वहाँ एक कार आई और फिर उस कार से एक ड्राइवर नीचे आया और उसके हाथ पर एक गन था। और फिर वो उस बच्ची और उसके मॉम से उनका सामान मांगने लगा। और जब वो लोग अपना सामान नहीं दिया तब वो ड्राइवर बच्ची और उसके मॉम को गोली मार दिया और उनका सामान लेकर वहाँ से निकल गया। और जब मैं उस बच्ची के पास गया तो उसके बैग से कुछ आवाज आ रहा था और जब मैंने उस बैग को खोला तो उसमें गुड ईयर था। और यहाँ जेफ समझ जाता है कि गुड ईयर फ्रिंच के लिए कितना मायने रखता है। दूसरे दिन सुबह ये लोग फिर से वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ जेफ ड्राइव कर रहा होता है। और ड्राइव करते करते वो फ्रिंच के पोस्टकार्ड्स को देख रहा था और तभी एक बटरफ्लाई इनके विंडशील्ड से आकर टकराता है और फिर जेफ उस कैरावैन को वहीं पे रोक देता है। और फिर वो फ्रिंच को बुलाता है और फिर फ्रिंच आकर देखता है उस बटरफ्लाई को। जेफ फ्रिंच से कहता है, मैं इसे मारना नहीं चाहता था पर ये खुद ही आकर मेरे विंडशील्ड से टकरा गया। और यहाँ फ्रिंच को थोड़ा सा अजीब लगता है कि जो धूप सब कुछ जला दे वहाँ ये बटरफ्लाई कैसे जिंदा है। और फिर फ्रिंच अपने हाथ को कैरावैन से बाहर निकालता है तो इस बार उसका हाथ नहीं जलता है। उसके बाद फ्रिंच पूरी तरीके से उस कैरावैन के बाहर आ जाता है, लेकिन इस धूप में फ्रिंच को कुछ भी नहीं होता है। और फिर फ्रिंच यहाँ समझ जाता है कि पृथ्वी का ओजोन लेयर धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। उसके बाद फ्रिंच यहाँ एक व्हाइट कलर का सूट पहनता है और फिर वो वहाँ पिकनिक मनाता है, क्योंकि वो बहुत दिन बाद इस तरीके से धूप में घूम रहा था। और यहाँ वो जेफ को गुडियर के साथ खेलना सिखाता है। और इसके बाद यहाँ फ्रिंच का तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद फ्रिंच जेफ से अलविदा कहता है। यहाँ फ्रिंच समझ जाता है कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। उसके बाद जेफ फ्रिंच को ले जाकर कैरावैन के अंदर सुला देता है और यहाँ फ्रिंच के बगल में गुडियर भी बैठ जाता है। और जब रात को जेफ बाहर बैठा हुआ होता है तब गुडियर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और यहाँ जेफ समझ जाता है कि फ्रिंच अब नहीं रहा। उसके बाद जेफ फ्रिंच को एक कपड़े में लपेटकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है और वहाँ ये लोग फ्रिंच के नाम पर एक बोर्ड भी लगाता है। और फिर वो गुडियर को लेकर गोल्डन ब्रिज की तरफ निकल जाता है और कुछ दिनों में ये लोग गोल्डन गेट ब्रिज पहुंच जाता है, जहाँ ये लोग तीनों का एक ड्राइंग किया हुआ फोटो भी लगाता है। और वहाँ जेफ को जेनिफर नाम की एक लड़की का संदेश भी मिलता है। उसके बाद जेफ और गुडियर उस लड़की को ढूंढने के लिए चला जाता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाता है।